गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है औद्योगिक क्रांति के परिणाम। और इसका पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति के परिणाम में आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम जो निकले उसके पर विस्तृत रूप में चर्चा करी थी। अब इसका जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है राजनीतिक रूप में राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े औद्योगिक क्रांति के, उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, आपको पहले हम लोगों ने आर्थिक परिणाम देखे थे, जिसमें घरेलू उद्योगों का विनाश हो गया, बड़े कारखानों की स्थापना हुई, विशेषता का विकास हुआ, नए नगरों का विकास हुआ, राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण दिया गया, परस्पर निर्भरता बढ़ती गई। अन्य प्रभाव जो रहे वो आर्थिक प्रभाव में। उसके अलावा सामाजिक प्रभाव में अगर बात करें तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, श्रमिकों की दयनीय स्थिति हो गई, संयुक्त पारिवारिक प्रथा का छिन्न होना, अनैतिकता का विकास हुआ समाज के अंदर जन स्वास्थ्य की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर उभरी, और साथ ही गंदी बस्तियों की समस्याओं की भी समस्या हो गई। और अन्य प्रभाव जो रहे वो उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से बात करी थी। अब हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक प्रभाव के बारे में। औद्योगिक क्रांति ने न केवल आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र को ही प्रभावित किया, बल्कि उसने राजनीतिक क्षेत्र को भी जबरदस्त रूप से प्रभावित किया। सामाजिक शोषण के विरुद्ध अधिनियम, मध्यम वर्ग का राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष तथा संसदीय सुधार, स्वतंत्र व्यापार नीति, उपनिवेशवाद की सफलता और राजनीतिक सुदृढ़ता इत्यादि औद्योगिक क्रांति के ही परिणाम हैं। संक्षेप में राजनीतिक प्रभावों का विवरण हम इस तरह से दे सकते हैं। जैसे पहला, राजनीतिक सुदृढ़ता। औद्योगिक क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण देन है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक देशों में राजनीतिक सुदृढ़ता बढ़ती गई। औद्योगिक क्रांति से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, यातायात के साधनों का विकास हुआ, संचार व्यवस्था में उन्नति हुई, व्यापारिक क्रांति से आर्थिक व्यवस्था को स्थायित्व मिला। इन सब ने मिलकर राजनीतिक सुदृढ़ता को बल प्रदान किया, चूँकि प्रत्येक देश की विस्तार विधि नीति की सफलता उसके आर्थिक साधनों पर निर्भर थे। अतः अधिक संपन्न देश औपनिवेशिक विस्तार करने में सफल रहे। दूसरा है औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। यद्यपि उपनिवेशों की स्थापना का कार्य औद्योगिक क्रांति से बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था, परंतु अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के कारण जब इंग्लैंड के हाथों से उसके 13 अमेरिकी उपनिवेश निकल गए, तो यूरोपीय देशों में उपनिवेशों को स्थापित करने की प्रवृत्ति में थोड़ी शिथिलता आ गई थी। औद्योगिक क्रांति ने इस प्रवृत्ति को पुनः सक्रिय बनाया। औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन की मात्रा बढ़ने लगी, परंतु यूरोप में अपेक्षित कच्चे माल की कमी थी। अतः कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए उपनिवेशों की स्थापना तथा स्थापित उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए सैनिक व्यवस्था आवश्यक थी। उत्पादित माल को खपाने के लिए बाजारों की आवश्यकता थी, और इस आवश्यकता की पूर्ति भी उपनिवेशों से हो सकती थी। अतः उपनिवेशों को स्थापित करने अथवा विकसित अथवा अविकसित देशों का राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करने की प्रवृत्ति को बल मिला। इसी को हम साम्राज्यवाद भी कहते हैं। इस दौर में इंग्लैंड सबसे आगे निकल गया। फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल और रूस ने भी अपने अपने साम्राज्यों का विस्तार किया, परंतु इस दौर में जर्मनी और इटली काफ़ी पीछे रह गए, क्योंकि एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में वे 1870 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति रंगमंच पर प्रकट हो पाए थे। अतः स्वाभाविक था कि इन दोनों राष्ट्रों में दूसरे राष्ट्रों के प्रति मनमुटाव पैदा हो। इसमें प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा की चिंता लग गई, और उसने अपने विरोधी देश के विरुद्ध अपने मित्र देशों के साथ सैनिक संधियां कर ली, जिसका परिणाम यह हुआ कि संसार परस्पर दो विरोधी गुटों में बढ़ गया, और प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध पूरे विश्व की जनता को झेलना पड़ा।
तीसरा राजनीतिक प्रभाव रहा औद्योगिक क्रांति का, वह था विदेश नीतियों में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के औद्योगिक देशों की विदेश नीतियों को भी प्रभावित किया। पहले ये देश धार्मिक युद्धों अथवा जातीय युद्धों में अधिक उलझे हुए थे। अब धर्म तथा जाति की बात गौण हो गई और उसके स्थान पर उपनिवेशों तथा अविकसित देशों के नियंत्रण अथवा राष्ट्रीय हितों की बात अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई। उदाहरण के लिए तुर्की की सरकार तथा उसके अधिकारी बाल्कन क्षेत्रों के ईसाइयों पर जुल्म करते रहे, परंतु अपने उपनिवेशों की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हितों की खातिर इंग्लैंड ने हमेशा तुर्की का पक्ष लिया। दूसरे शब्दों में अब उसकी विदेश नीति महाद्वीपीय स्तर से हटकर अंतर्राष्ट्रीय हो गई थी। तो इस तरह से क्या इनकी विदेशों के नीतियों में भी परिवर्तन होने लगा। विदेशों में इन्हें अपने व्यापारिक हितों को इन्होंने ज़्यादा प्रमुखता प्रदान करी थी। एक मिनट थोड़ा सा। इसका चौथा पॉइंट है मध्यम वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष। औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में तथा उससे अधिकाधिक लाभ उठाने वाला मध्यम वर्ग ही था। क्रांति के फलस्वरूप शिक्षा और धन दोनों ही क्षेत्रों में मध्यम वर्ग कुलीनों एवं सामंतों से काफ़ी आगे निकल गया था, परंतु जहाँ तक राजनीतिक अधिकारों का सवाल था, मध्यम वर्ग की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया था। उसके पास किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं थे। संसद तथा प्रशासन में उसका प्रतिनिधित्व भी नहीं था। यद्यपि प्रशासन को करों के रूप में इस वर्ग को से काफ़ी आय होती थी, अतः इस वर्ग में अधिकारों को प्राप्त करने तथा कुलीनों के साथ समानता का दर्जा लेने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। यह एक आश्चर्य की बात है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी, परंतु अमेरिका के मध्यम वर्ग को सबसे पहले राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। उसके बाद फ्रांस के मध्यम वर्ग ने अधिकार प्राप्त किए। 1832 ईस्वी में इंग्लैंड के मध्यम वर्ग को अधिकार प्राप्त हुए, जबकि उदारवादी दल की सरकार ने प्रथम सुधार बिल पास करवाया था। औद्योगिक क्रांति का जो एक राजनीतिक प्रभाव और निकला वो था श्रमिकों का संघर्ष। ये सामने निकल कर आया। श्रमिकों को अपने अधिकार के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा। रॉबर्ट ओवन जैसे साहसी सुधारक ने उनका पक्ष लेकर सुधारों की मांग की। शुरू में ओवन को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु अंत में सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ा। सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में एक कानून बनाया गया, जिसके द्वारा यह निश्चित किया गया कि निर्धन एवं अनाथ बच्चों से सप्ताह में केवल 62 घंटे काम लिया जाए। 1819 ईस्वी में एक अन्य कानून पास किया गया, जिसके द्वारा 9 वर्ष के बालकों से 12 घंटा प्रतिदिन से अधिक काम लेना निश्चित कर दिया गया। 1822 ईस्वी में बालकों के काम के घंटे और कम कर दिए गए। इन कानूनों से मजदूरों में जागृति पैदा हुई और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। अब वे अपनी समस्या को हल करने का कोई जरिया निकालने को सक्रिय हुए। उनके सामने दो रास्ते थे, एक संयुक्त होकर अपने मालिकों से मांग करना और दूसरा राजनीतिक कार्रवाई। परंतु मजदूरी करने वालों के लिए राजनीतिक कार्रवाई करना कठिन था, क्योंकि उन्हें वोट देने का या पदासीन होने का अधिकार नहीं था। श्रमिक यूनियनों में एकत्र होना भी मुश्किल था, क्योंकि 1800 ईस्वी के एक कानून ने श्रम संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अतः मजदूरों ने कानूनों की अवहेलना करते हुए गुप्त रूप से संगठन का काम शुरू किया। 1825 ईस्वी में उदारदलीय नेताओं ने इंग्लैंड की संसद को बाध्य किया कि वह मजदूरों को अपनी यूनियन बनाने की अनुमति दे। कुछ समय बाद ही कई श्रमिक यूनियनें स्थापित हो गई। 1834 ईस्वी में उन सबको मिलाकर एक नेशनल यूनियन की स्थापना का सफल प्रयास किया गया।
1890 ईस्वी तक इंग्लैंड में बहुत सी श्रमिक यूनियनें बन गई। 1875 ईस्वी में फ्रांस ने यूनियनों को कानूनी मान्यता दी। 1881 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी मजदूर फेडरेशन की स्थापना हुई। कुछ श्रमिक यूनियनों का नेतृत्व उग्रपंथी लोगों के हाथों में था और वे मालिकों के सामने अनुचित मांगे रखते थे, लेकिन अधिकांश यूनियनों की रुचि 8 घंटे प्रतिदिन काम, कारखानों की अधिक सफाई, काम पर सुरक्षा की स्थिति, अच्छा वेतन, बाल श्रम को बंद करना आदि मांगों में थी। बहुत से मजदूरों का विश्वास था कि उनकी मांगें तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त न होंगे और संसद को उनके पक्ष में कानून पास करने के लिए बाध्य न किया जाएगा। इस दृष्टि से इंग्लैंड में चार्टिस्टों ने पीपुल्स चार्टर जन मांग पत्र तैयार किया। इसकी मुख्य मांग थी मजदूरों को वोट देने और पद ग्रहण करने का अधिकार। 1848 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन सफलता के साथ समाप्त हो गया और इसके साथ ही मजदूरों को राजनीतिक अधिकार दिलवाने का आंदोलन भी ढीला पड़ गया, परंतु अंत में मजदूरों को सफलता मिली और 1867 के सुधार बिल के पास होते ही बहुतों को वोट देने तथा पदासीन होने के अधिकार मिल गए। औद्योगिक क्रांति का अंदर जो राजनीतिक प्रभाव है उसमें छठा पॉइंट है समाजवाद। मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए जो आंदोलन किया गया वह आगे चलकर समाजवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समाजवाद का अर्थ है समाज में समानता की स्थापना करना। समानता का अर्थ है आर्थिक और राजनीतिक समानता, अवसरों की समानता उपलब्ध कराना, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराना। इस दिशा में सर्वप्रथम एक अंग्रेज उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने कदम बढ़ाया। उसने अपनी न्यू लैनार्क की गंदी बस्ती को एक आदर्श बस्ती में बदल दिया। न्यू लैनार्क में उसने अपने उद्योगों में मालिकाना अधिकार और मुनाफा मजदूरों और प्रबंधकों के बीच में बांट दिए। ओवन का प्रयोग काफ़ी सफल रहा, परंतु अन्य लोगों ने उसे यूटोपियन समाजवादी कहकर उसकी योजना को अंगीकार नहीं किया। फ्रांस में चार्ल्स कुरिया और क्लोडे हेनरी सोसिमोन ने यह विचार प्रतिपादित किया कि यह सरकार संपत्ति का प्रबंध संभाले और सभी लोगों के बीच उसे बांट दे। 1848 की क्रांति के समय लुई ब्लांक ने प्रस्ताव रखा कि पेरिस शहर के बेरोजगारों के लिए शहर को कारखाने खोलने चाहिए। समाजवादी विचारधारा को अमर रूप प्रदान करने का श्रेय दो प्रमुख जर्मन सोशलिस्टों कार्ल मार्क्स, जो का समय काल 1818 से 1883 ईस्वी रहा है, और फ्रेडरिक एंगल्स को दिया जाता है। 1848 में इन दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित करवाया। इसमें मजदूरों के निर्धन स्थिति को सुधारने संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया गया था। 1867 ईस्वी में मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की पहली 3 जिल्दें प्रकाशित की। इन पुस्तकों में उन्होंने बहुत विस्तार के साथ अपने सिद्धांतों को स्पष्ट किया था, जो मार्क्सवादी, समाजवादी या साम्यवाद के रूप में पुकारे गए। कार्ल मार्क्स के प्रयत्नों से ही श्रमिकों में समाजवाद की भावना का प्रचार एवं प्रसार हुआ। वैज्ञानिक होने के नाते मार्क्स की विचारधारा व्यक्तिवाद एवं अन्य वादों से सर्वथा अलग है। यदि पूंजी और श्रम में निहित तथ्यों का गंभीर अध्ययन और विश्लेषण ही विज्ञान है, तो मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। मार्क्स के मतानुसार किसान एवं मजदूर के हाथ में शक्ति आनी चाहिए। जब राज्य शक्ति जनता के हाथ में रहेगी और भूमि एवं पूंजी पर व्यक्तियों का स्वामित्व न रहेगा और सब लोग काम करने लगेंगे, तो स्वयं एक वर्ग विभिन्न समाज का निर्माण हो जाएगा जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं कर सकेगा। इस प्रकार समाजवाद औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों की उपज था। कार्ल मार्क्स ने 1864 ईस्वी में पूंजीवाद के विरुद्ध सभी देशों के मजदूरों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ में बांधने का प्रयास किया। यह संगठन प्रथम इंटरनेशनल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विभिन्न कारणों से 1876 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल भंग हो गया। कुछ वर्षों बाद द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना की गई और पूंजीवादी सरकारों को पलटने के प्रयास किए जाते रहे। यूरोप के अधिकांश देशों में मार्क्सवादी विचारों का प्रचार करने के लिए राजनीतिक दल भी संगठित किए गए। 1906 ईस्वी तक जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में समाजवादी पार्टियां बन चुकी थी और कुछ देशों में तो प्रमुखता की ओर अग्रसर होने लगी थी। 1917 ईस्वी में रूस की राज्य क्रांति और साम्यवादी शासन की स्थापना
से समाजवाद को बहुत बल प्राप्त हुआ। तो ये हमने उसके राजनीतिक प्रभावों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात करें तो उपयुक्त जो भी हम लोगों ने बातचीत की उससे स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मौलिक परिवर्तन हुए। आर्थिक दृष्टि से श्रीमती के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक उत्पीड़न की प्रक्रिया प्रबल रही। संक्रमण काल में इन बुराइयों का पाया जाना स्वाभाविक भी था, परंतु धीरे धीरे एक सुदृढ़ औद्योगिक श्रमिक वर्ग अपनी आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को सुधारने में सफल रहा।